सो हेलो बच्चा लो, वेलकम बैक। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत से बच्चों के करीब है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे इससे जूझते हैं, चाहे वो एक्सेप्ट करे या ना करे। बैकलॉग्स। बैकलॉग्स क्या है सर? ऐसा चीज़ है जो आपके लिए अब बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो चुकी है और आपके जीवन में वो पाइल अप होती जा रही है, जो कि आपके प्रेजेंट और आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली है। आप हो सकता है कि इस समय 12th में होंगे या फिर आप एक ड्रॉपर होंगे जो कि जेई मेन 2023 या फिर जेई एडवांस 2023 को टारगेट कर रहे हैं। राइट। तो आपके लिए तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल हो समझना कि इसको आप कैसे दूर कर सकते हैं। एंड यस, आप इसको दूर कर सकते हैं अगर आप सही तरीके से चीजों को फॉलो करें। अच्छा सर, तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो विश्वास करना है कि वॉट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू दैट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ दिस एनिमी ऑफ योर्स, दैट इज योर बैकलॉग्स। इसके बाद आपके बैकलॉग होपफुली नहीं रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि बैकलॉग्स होता क्यों है। राइट। व्हेन यू एक्सेप्ट दैट कि यस मेरे पास बैकलॉग्स है और वो क्यों हुआ है और उसके बाद हम उससे कैसे रिड ऑफ कर सकते हैं। तो बैकलॉग्स होने का सबसे पहला कारण है कि आपके पास एक डिसिप्लिन टाइम टेबल नहीं है। आप चीज़ों को रैंडम टाइम पे कर रहे हैं। आपके पास बहुत ज़्यादा आप सेल्फ प्रेशर अपने ऊपर डाल के रखे हैं, या फिर आपको एंग्जाइटी रहता है, टेंशन रहता है किसी किसी चीज़ों का। ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन, मुझे तो लगता है कि इस वर्ड को एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, इतना फैशनेबल और इतना रेलेवेंट वर्ड हो चुका है आज के टाइम पे कि आप अपने कामों को डिले पे डिले किए जाते हैं, जस्ट ये सोचते हुए कि अगर वो काम नहीं हुआ है तो अभी जो चल रहा है उसको भी करके क्या ही फायदा है, मुझे नहीं समझ में आएगा तो चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, पहले उसको करेंगे। लेकिन वो वाला भी काम है ना, जो पुराना काम है वो भी आपका होता नहीं है। ठीक है। चौथा, क्वेश्चन डाउट्स को आप रिजॉल्व नहीं करते हैं। आप जो भी असाइनमेंट कर रहे हैं या फिर अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो यकीनन 30 में से आपको 5-6 सवाल तो मिनिमम आपको डाउट आएंगे ही आएंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, उसको मार्क तो करते हैं लेकिन उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं, तो वो अगेन आपका एक बैकलॉग के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जो कि मैंने अपने बच्चों के साथ भी देखा है। और ये सवाल इतना रेगुलरली बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाना अब इंपेरेटिव हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि बैकलॉग्स, स्पेशली जो आपका चैप्टर बैकलॉग्स होता है, आप उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। आप में से बहुत बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो शायद अभी 12th स्टैंडर्ड में होंगे, अपनी पढ़ाई अभी कर रहे होंगे, या फिर आप एक ड्रॉपर हैं, आप हो सकता है कि कहीं पे एसोसिएटेड होंगे। तो आपका जो बच्चा, और ये मुझे लगता है कि आपको बहुत से गुणवान और होनहार फैकल्टीज टीचर्स ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, फिर भी आप इस बात को शायद नहीं फॉलो कर रहे हैं। आपका जो करंट सिलेबस इस समय चल रहा है, प्लीज उसी पर ही फोकस करें। इवन मैं भी अपने क्लासेस में जब पढ़ाता हूं तो बच्चे को बार बार कह रहा हूं कि जो अभी सिलेबस आपका चल रहा है, प्लीज कम से कम इसको तो बैकलॉग मत होने दो, वरना अभी जो पढ़ रहे हो फ्यूचर में वो भी आपका बैकलॉग में कन्वर्ट नहीं हो जाए कहीं। तो सबसे पहले प्लीज फोकस ऑन दी ऑन गोइंग चैप्टर्स। अगर हम यहाँ पे 12th की बात करें, क्योंकि आप लोग इस बात को समझते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए 12th का वेटेज होता है, फिर आपके लिए 11th का वेटेज होता है। तो 12th की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, फिजिक्स के थ्रू आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके आपका जो लास्ट चैप्टर है वो मॉडर्न फिजिक्स या फिर सेमीकंडक्टर्स, आप उसको मान सकते हैं। बच्चा, आप अगर यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचे, अगर आप 12th में हैं तो हो सकता है कि इस समय आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे होंगे, या फिर आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे, या फिर आप हो सकता है वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे। तो आपने हर चैप्टर में देखा होगा कि जो चैप्टर आपका इस समय चल रहा है वो चैप्टर ऑलमोस्ट 80% इंडिपेंडेंट होता है। बहुत कम ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो पुराने चैप्टर्स का या फिर मैकेनिक्स का या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है कि बहुत रेयरली आपको आगे किसी जगह पे लगने को या फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, सपोज कीजिए बच्चा एक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म यहाँ पे पढ़ रहा है, उसके सामने कोई कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई हो गया है लेट अस से मैकेनिक्स का, तो बच्चा घबरा जाता है, उस चैप्टर को छोड़ के पूरे पूरे मैकेनिक्स के उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश शुरू कर देता है। और इस कारण से ना तो वो इधर का रहा ना तो वो उधर का रहा, ना ही आप असाइनमेंट्स को, जो भी आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, आप उसको टाइम पे खत्म कर रहे हैं। तो वो आपको धीरे धीरे बच्चा बैकलॉग में पाइल अप हो जाएगा। तो आपको समझना है कि जो चैप्टर आपका चल रहा है उसके ऊपर 100% अपना फोकस रखे, और अगर बीच में कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड सा तरीका है। कोई आपको कोई नई बात नहीं बताई जा रही है, बस आपको नई तरीके से बताने की कोशिश यहां पे जरूर की जाएगी। राइट। तो मैक्सिमम आपका 20% कॉन्सेप्ट जो है वो हो सकता है पुराने टॉपिक का यहां पे अप्लाई होगा किसी भी ऑन गोइंग चैप्टर में। अगर आप ध्यान से देखें ना बच्चा, तो रे ऑप्टिक्स तो आपका 95% इंडिपेंडेंट है। बहुत कम उसमें सवाल आपको जो है मैकेनिक्स के साथ या फिर किनेमैटिक्स के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं, आपने जरूर से देखा होगा।
राइट अगर हम मूविंग चार्जेस की बात करेंगे तो बहुत कम ऐसे सवाल होते हैं जहां पे आपको वहां पे मैकेनिक्स को मिक्स किया जाता है, और अगर मिक्स भी किया जाता है तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट कोई वहां पे मिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए कि अभी आप मूविंग चार्जेस एंड एमईसी मैग्नेटिज्म को पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक चार्ज जो है उसके अंदर प्रोजेक्ट किया गया है वी वेलोसिटी से। आप डायग्राम में देख सकते हैं फील्ड इनटू द प्लेन है, और जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है वो आपके फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो आपको यहाँ पे क्या सिखाया जाता है कि इस चार्ज पे फोर्स लगेगा एंड दिस फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर। आप यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि यहाँ पे V एंड B आपस में परपेंडिकुलर था, और इस फोर्स को आप रिप्लेस कर देते हैं mv² से। तो जब टीचर क्लास में इसको पढ़ाता है तो कई बच्चों के तो हवा उड़ जाते हैं कि सर ये F को आपने mv² क्यों लिख दिया है। कई बच्चों के लिए आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन कईयों को नहीं आइडिया है कि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही आपने ये वर्ड टीचर के मुंह से सुन लिया है उसको नोट डाउन कर लीजिए, और इमीडिएटली क्लास के बाद सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को जाके रेफर कर लीजिए, चाहे तो किसी भी यूट्यूब वीडियोस में जाके टाइप कर लिया सेंट्रीपिटल फोर्स, या फिर गूगल पे ही सर्च कर लिया, या फिर अपने नोट्स में ही जाके देख लिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, कि नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट तो सिर्फ उतना सा ही कॉन्सेप्ट जाके आपको समझना है, जाके आपको पढ़ना है। एक और एग्जांपल लीजिए, बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहा होता है और ये एक स्टैंडर्ड सा सवाल है जो कि आपने जरूर से देखा होगा, और बहुत से बच्चों का मैंने लास्ट ईयर भी ये ऑब्जर्व किया है, एनर्जी कंजर्वेशन या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में उनको दुविधा रहती है। तो ये सवाल आपने जरूर से देखा होगा अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। आपके पास यहाँ पे एक चार्ज रिंग है, इसके ऊपर चार्ज Q, इसका रेडियस R है, इसके एक्सिस पे, और ये रिंग आपको फिक्स्ड है बाय द वे, इसके एक्सिस पे √2r दूरी पे आपके पास एक स्मॉल q चार्ज है। हमसे पूछता है कि इस चार्ज को मिनिमम वेलोसिटी कितनी दे कि ये चार्ज आपको सेंटर C तक पहुंच जाए। अब यहां पे आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सोचिए, एनर्जी कंजर्वेशन। तो अगर आपको एनर्जी कंजर्वेशन में थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है इसको कैसे अप्लाई करते थे, जाइए वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन के 2-3 सवाल को देख लीजिए कैसे लगाते हैं, उसके बाद यहां पे आके इसको अप्लाई कर दीजिए। तो जो कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, और उसके बाद ये चैप्टर आपका फिर कॉन्सोलिडेट हो जाएगा, ये आपका पक्का हो जाने वाला है ना। और एक बारी आपका जो करंट चैप्टर है वो तो हो ही रहा है, साइड बाय साइड आपके कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो 11th के भी यहां पे रिवाइज हो रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा स्पेशली अगर आप 12th में है या फिर ड्रॉपर है और आपका एग्जाम सिर्फ 4 महीने में आ सकता है जेईई मेन 2023 का, तो आपको बच्चा यहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना ही पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वो आप हर दिन 1 घंटा निकाले, या फिर आप हर ऑल्टरनेट डे 2 घंटा निकाले, या फिर आप हर 3 दिन छोड़ के 3-4 घंटा स्पेशली निकाले अपने 11th के किसी चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके लिए आपको एक प्लानर सबसे पहले शुरुआत में ही बना लेना होगा कि मेरे को तो भैया 11th के फलाने चैप्टर्स को शुरुआत में टारगेट करना है। वो जो आपका XYZ चैप्टर्स हो सकता है, दैट कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज, या फिर वो चैप्टर्स आपको अच्छा लगता था और उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और लेकिन इंश्योर करना है कि आप जब एक्स्ट्रा समय निकालेंगे स्पेसिफिकली किसी 11th के चैप्टर को कवर करने के लिए, तो आपका 30% टाइम से ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट में, क्योंकि आपको अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करना है। डोंट गो फॉर द परफेक्शन ऑफ द थ्योरी, राइट, स्पेंड मैक्सिमम टाइम ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और एंड द लास्ट थिंग इज कि अपने किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, या फिर कोई भी आप असाइनमेंट करते हो, डीपीपीस करते हो, कुछ भी कर रहे हो, हालांकि इस मोमेंट पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। उसके क्वेश्चंस को डाउट ना रहने दे, डाउट आ जाता है तो टेक्स्ट सोल्यूशन को देख ले। बेटर रहेगा कि आपके पास कोई अच्छे क्वालिटी का वीडियो सोल्यूशन हो, तो वहां से देख के अपने डाउट को इमीडिएटली क्लियर कर ले, उसे पेंडिंग ना रहने दें। और अगर आप उसे पेंडिंग या फिर आप उसे मार्क कर रहे हैं कि मुझे इसे बाद में देखना है, तो वो भी टाइम टेबल में इंक्लूड करें कि अच्छा मैं 2 दिन बाद इसे 6 से 7 या फिर 5 से 6 देखने वाला हूं या फिर देखने वाली हूं। बिलीव कीजिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे तो आपका बैकलॉग जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, और आगे भी आपका बैकलॉग नहीं रहने वाला है। राइट, टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।